Hello everyone, welcome to our new YouTube channel Asha Commerce Classes. Myself Professor Rohan Gaikwad. Last video that is 15 अगस्त 2020 को हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आपके सामने 18 अगस्त 2020 को एक नया वीडियो अपलोड करेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और वो प्रॉमिस हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या अकाउंटिंग के कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों हमको पहले ये याद रखना होगा कि हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखनी होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखनी होगी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को नहीं कर सकते। जैसे कि हम कोई सिनेमा हॉल में जाते, जैसे कि हम कोई थिएटर में जाते एक मूवी देखने के लिए, अगर हमें मूवी बीच में से ही दिखाई जाए तो हमें उस मूवी की जो स्टोरी है वो नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर वो मूवी हम शुरू से देख रहे तो हमें मालूम होता है कि शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है। अकाउंटिंग का भी यही नियम है दोस्तों, हमको उसका हिस्ट्री को, बैकग्राउंड को और उसके थीम को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना होता है और उसके बाद में हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आना होता है। इसके लिए इस चैप्टर में मैंने आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें दिमाग में रखना है बिकॉज ये सारी चीजें एक बार कवर हो जाएगी तो तुम्हारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा और उसी के साथ साथ एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तो करने होते हैं। इसके लिए कुछ अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ये चीजें होने के कारण वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। चाहता हूं कि जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो को मिस किया है वो बच्चे मेरी लास्ट वीडियो दैट इज 15 अगस्त 2020 की वीडियो देख सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को एक नए आशा के साथ, एक नए ताकत के साथ और एक नए जोश के साथ में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो सर सबसे पहले ये चैप्टर का जो हेडलाइन है दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। क्या है ये? अकाउंटिंग पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग इंडिविजुअल अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग का संबंध कंपनी में चलने वाले अकाउंटिंग से नहीं है, ये अकाउंट का संबंध पार्टनरशिप से में चलने वाले अकाउंटिंग से नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अकाउंटिंग एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग वी हैव टू बी क्लियर और इसके लिए हमें फॉलो करना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने बहुत सारी बातें बताई है सर, तो सारी बातों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट क्या है। अकाउंटिंग तो मालूम है सर, अकाउंटिंग करना हमको सबको मालूम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है? तो एवरीवन नोज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सर इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट ये मेरी एसेट्स है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जब कोई प्लांट खरीदती है, मशीन खरीदती है, कोई फर्नीचर खरीदता है तो ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए एसेट है, लेकिन इसका यूज क्या हो रहा है? इसका यूज बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है और इस बिजनेस पर्पस में से वो इनकम अर्न करते हैं। मैं यहां पर भी यही बोलूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इट इज अ इंडिविजुअल अकाउंटिंग, इट इज अ पर्सनल अकाउंटिंग और उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद हमको इनकम मिलना, अर्न होना शुरू हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लुक एट हियर, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स। इन्वेस्टमेंट ये मेरे एसेट्स है और इससे मुझे क्या मिलने वाला है? इनकम मिलने वाला है। और कौन से स्वरूप में मिलने वाला है? हमको मिलने वाला है इंटरेस्ट के स्वरूप में, डिविडेंड के स्वरूप में और रेंट के स्वरूप में। इट इज कॉल्ड एज सर इन्वेस्टमेंट। मैं एकदम सिंपल सी बात आपको बताता हूं। मेरे पास में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है और मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं एक ताली मार रहा हूं, बोला जादू हो जा, मैं दो ताली मार रहा हूं, बोला जादू हो जा, मेरी जो इनकम है उसको डबल कर दे। पॉसिबल है क्या? नहीं सर। जब तक आप आपका पैसा प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको रिटर्न्स मिलना शुरू नहीं होगी। ये बात को आपको समझना होगा। इसके लिए वो इंडिविजुअल चाहता है कि शायद ये पैसे से मैं कोई घर खरीदूं या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं जिससे मुझे रेंट मिलेगा, भाड़े पे देने के बाद, रेंट पे देने के बाद ये पैसे को शायद मैं शेयर मार्केट में लगाऊं तो उससे मुझे डिविडेंड मिलेगा, ये पैसे को मैं कोई फिक्स डिपॉजिट में डाल दूं या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दूं या कोई बॉन्ड्स में डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस इज अ वे ऑफ अर्निंग द इनकम और ये सारी बातें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की कहती है कि हमको फॉलो करना होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने कुल मिलाकर सर 5 बातें की है। पहली बात की है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग।
दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन, दो चीजें हम लोग ने कवर कर लिए। तीसरी बात हमको सीखना है कि इस चैप्टर में एक लॉजिकल टर्म आने वाली है, दैट इज एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। ये दो बातें, और लास्टवी बात और पांचवी बात कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। मैं फिर से कहूंगा आप लोगों को कि इस चैप्टर में हमको 5 बातों को सही से समझना है। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग। हम इन्वेस्टमेंट को किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे, उसका होल्डिंग पीरियड, कितने समय तक एसेट हमारे पास थी, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग। दूसरी बात, हम इन्वेस्टमेंट को क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के स्वरूप में। तीसरी बात, हमें सीखना होगा कि एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन क्या है। चौथी बात, हमें सीखना होगा कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन क्या है। और पांचवी बात, हमें सीखना होगा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर किस तरह से फॉलो की जाती है बाय अडॉप्टिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो चलो लेट्स बिगिन विद द वर्क कि हमने इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से कर दिए सर। पहले हिस्से को नाम दिया सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और दूसरे हिस्से को नाम दिया सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखो, सुनो ना, इधर इधर इधर। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके 1 साल के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और उसको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट हमारे 1 साल से ऊपर चली गई है, 1 साल से अधिक की है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल के अंदर होने वाली इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल से ऊपर जाने वाली इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात समझाता हूं। देखो सुनो मेरे बच्चों, हम लोगों ने बैलेंस शीट देखा है, एवरीवन नोज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है। एसेट साइड के हम 2 हिस्से करते हैं, एक हिस्से को नाम देते हैं फिक्स एसेट और दूसरे हिस्से को नाम देते हैं करंट एसेट। तो फिक्स एसेट मतलब क्या, ये एसेट मोर देन 1 ईयर कंपनी के पास में पड़ी हुई है, बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनी के हिसाब से बात कर रहा हूं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसे बोले, जैसे कि हम लोग करंट एसेट देखते हैं, स्टॉक, डेटर्स, कैश वगैरह वगैरह देखते हैं कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। इट इज नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में एक सिंपल सी खासियत है, मैं तो आपको सिंपल से बोलता हूं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसको हम इजीली बेच सकते हैं, इजीली रिलायजेबल कर सकते, बेच सकते फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। जिस दिन खरीदा और जिस दिन बेचा, उसके खरीदने और बेचने का जो पीरियड है, अगर वो विद इन 1 ईयर में आता है, तो सर मैं इस इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहूंगा। आर यू क्लियर? तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है कि बाबा ये इन्वेस्टमेंट रखने से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको कैश इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमको कैश आसानी से मिल सकता है। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? अरे व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, अरे सुनो ना इधर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे सर। इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सर ये दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो आई वांट टू प्लीज आई रिपीटेड दिस पॉइंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज विद इन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज इजीली अवेलेबल द कैश, वो हमें कैश को इजीली अवेलेबल कर सकता है। इट इज इजीली रिलायजेबल, द वर्ड इज रिलायजेबल का मतलब है हम उसको सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद सबको मालूम है कि हमको कैश इजीली क्या होगी, अवेलेबल होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के अलावा जो तमाम इन्वेस्टमेंट होंगे उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। So this is a basic concept of short-term investment and long-term investment. Now my second point is that कि हम इन्वेस्टमेंट को वैल्यूड करते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यूड करने का तरीका अलग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यूड करने का तरीका अलग है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यूड करने का तरीका क्या है, जरा देखो कि जब भी मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यूड करूंगा एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower,
ओहो सर, ये तो जरा समझाओ, कैसे बताया आपने? एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। आई विल टेल। जिस दिन आपने खरीदा उस दिन आपको जो कॉस्ट देनी पड़ेगी दैट इज योर एट कॉस्ट, और आज के तारीख में उसकी मार्केट के अंदर होने वाली प्राइस दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट प्राइस। अगर मैंने एक चीज है जो मैंने एक महीने पहले खरीदा था, उसकी कीमत 100 रुपया है एग्जाम्पल, और आज उसकी कीमत 150 रुपीज है, तो जिस दिन खरीदा उसको मैं कॉस्ट कहलाऊंगा, बराबर है, और आज के तारीख में उसकी जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज माय मार्केट वैल्यू। सो दिस इज द डिफरेंस। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में जो वैल्यू सबसे कम होगी, अरे हेलो, क्या बोला? कुछ तो बोला क्या? मैंने कहा सर एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इन दोनों में जो वैल्यू सबसे लोअर होगी दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज आवर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो हम जब भी बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो इस नियम के आधार पर वैल्यू होता है। और यहां पर मैं बोलना, तो प्रिय दोस्तों, मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बता दिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। बट समस्या ये है कि बाबा इसको वैल्यूड कैसे किया जाता है? इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, मतलब जो कॉस्ट पर आपने खरीदा है वही कॉस्ट पर आपको इसको वैल्यूड करना होगा। मतलब बैलेंस शीट में दिखने वाली फिक्स एसेट जिस वक्त ली होगी वही प्राइस, वही कॉस्ट आपको तभी भी दिखेगी और आज भी दिखेगी। तो दिस इज वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, मतलब जो दाम में खरीदे हैं वही दाम में आपको वो दिखाई देगी। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। जिस दाम में खरीदा और आज के तारीख में उसका जो प्राइस है, जो प्राइस में हमने खरीदे और आज के तारीख में जो प्राइस है, इन दोनों में से जो वैल्यू सबसे कम होगी वो वैल्यूड होगी वैल्यू करने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बात सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो हमने सबसे पहली चीज यहां पर कवर की कि हमको इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाइड करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। वो इन्वेस्टमेंट कितना समय हमारे पास थी, मौजूद थी। अब मैं पॉइंट नंबर 2 में आ रहा हूं, एंड माय पॉइंट नंबर 2 इज इन्वेस्टमेंट को क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो इनकम के बेसिस पर हमको इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाइड करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमें 2 प्रकार की इनकम देती है, या तो वो फिक्स्ड इनकम देगी, अरे बोलो ना, या तो वो हमें वेरिएबल इनकम देगी। फिक्स्ड इनकम का मतलब आपको समझता है कि एक ही इकट्ठा इनकम, कंटिन्यूएशन इनकम, फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी, और दूसरी जो है वो इनकम में बदलाव यानी वेरिएबिलिटी आती रहेगी। जैसे कि अगर मैंने डिबेंचर में पैसा लगाया, अगर मैंने बॉन्ड में पैसा लगाया, अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया, या अगर मैंने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया, या कोई मैंने इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगाया, तो इस पर मिलने वाली जो इनकम है दैट इनकम वुड बी द फिक्स्ड। और ये इनकम जो मुझे मिलने वाली है वो कौन से स्वरूप में मिलने वाली है सर? इंटरेस्ट के स्वरूप में मिलने वाली। कौन से स्वरूप में मिलने वाली? इंटरेस्ट के स्वरूप में। और उसके अलावा वेरिएबल इनकम में तो सर है कि अगर मैंने इक्विटी शेयर पर अगर इन्वेस्टमेंट किए तो उससे मिलने वाली जो इनकम है वो डिविडेंड कहलाएगी सर। क्या कहलाएगी सर? डिविडेंड कहलाएगी। तो पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग पीरियड। बात नंबर 2, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन किया सर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो हमको इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की इनकम देगी, एक होती है फिक्स्ड इनकम, एक होती है वेरिएबल इनकम। फिक्स्ड इनकम का मतलब मेरी जो इनकम है वो हमेशा से मिलने वाली है, दैट वुड बी द फिक्स्ड। वेरिएबल इनकम मतलब इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इट इज वैरायटी, वेरिएबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर। तो फिक्स इनकम सोर्स कौन से? अगर मैंने डिबेंचर में पैसा लगाया, अगर मैंने बॉन्ड में पैसा लगाया, अगर मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया, अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया, अगर मैंने कोई इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगाया, तो उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है सर वो मुझे फिक्स्ड मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो उससे मिलने वाली जो इनकम है वो है डिविडेंड, और ये ऑलवेज फ्लक्चुएट होते रहेगी। इट विल बी डिपेंड अपॉन द कंपनी बेसिस कि कंपनी का टर्नओवर और कंपनी का वर्कआउट किस तरह से। तो ये 2 बातों को मैंने कवर कर लिया।
थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस चैप्टर की जान है। एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, ये चीजों को एग्जामिनर देख के बार बार आपको कंफ्यूज करवाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना है कि सर होता क्या है एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन एंड कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट का ना होना, अरे सुनो, कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट का ना होना, इट्स कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट। ये पहली बात। दूसरी बात, कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट का होना, दैट इज कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल वे में हम लोग ने देखा। तो क्या देखा, लुक एट हियर एवरीवन, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन को कहा गया द प्राइस कवर्स ओनली एंड ओनली, सर केवल और केवल सर इसमें कॉस्ट को कवर किया गया है। किसे नहीं कवर किया गया, एक्स इंटरेस्ट को कवर नहीं किया गया। तो बहुत सिंपल है, एकदम सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो 100 की एक बात, मैं कोई यहां पर न्यूज चैनल नहीं चला रहा, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। 100 की एक बात, कॉस्ट में इंटरेस्ट का ना होना कहलाता है एक्स इंटरेस्ट। ये पहली बात। कॉस्ट में इंटरेस्ट का होना, ये है कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। तो दैट वुड बी द वेरी सिंपल। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो बहुत अच्छा आसानी से समझ में आएंगे, लेकिन मैं एकदम 2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो हाउ इट इज। हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई घर खरीदा तो जिस प्राइस में खरीदा, दैट प्राइस आई वुड से 5 लाख, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज योर एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैंने घर खरीदा और घर के साथ में मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करने पड़े, स्टैंप ड्यूटी हो, ब्रोकरेज हो, ये तो दैट इज वी हैव टू बी कवर्ड अप, इट इज कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। तो मतलब उसके प्राइस में जितने भी खर्चे जुड़ते जाएंगे, इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा, नॉर्मली इंटरेस्ट जुड़ते जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। सो दिस इज द 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्स? एक्स बोलेगा तो हम लोगों को वो वाली एक्स नहीं याद आनी चाहिए, ये वो वाली एक्स नहीं है, ये अलग एक्स इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो लास्ट पॉइंट जाते जाते इसका अंत करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कुछ कहता है, एंड व्हाट कहता है, कुछ कहता, गाना नहीं है, कुछ कहता है। क्या है? तो गाना नहीं है, तो क्या है ये चीज? AS 13। तो AS 13 कहता है कि हमें क्या करना होगा। तो बहुत सी सिंपल सी बात, हम जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, अरे बोलो, सुनो इधर सुनो, हम जब भी इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री पास करेंगे। मैं आज एंट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज ये थ्योरेटिकल लेक्चर को थ्योरेटिकल वे में ही कंप्लीट करवाना चाहता हूं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, उसका एंट्री क्या होगा, ये एक बात है। इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो भाई, हमें क्या मिलना चाहिए? हमें या तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए या तो डिविडेंड मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट रिसीव। तीसरी बात, मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा भी और मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा भी, तो बेचने की एंट्री। तो बहुत सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट खरीदने वाली एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट खरीदा तो इंटरेस्ट मिला, क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट खरीदने के बाद इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा, बराबर है। और बेचने के बाद हमको फाइंड आउट करना होगा, हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। या तो आपको P होगा, P मतलब प्रॉफिट, प्यार नहीं, या तो हमको लॉस होगा, L मतलब लव नहीं, लॉस। तो या तो आपको P होने वाला है या तो आपको L होने वाला है, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो जब भी भाई इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, जब भी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, याद रखना या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट के अनुसार। कैसे कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जब हम लोग पुटअप करेंगे तो हमको फाइंड आउट पड़ेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है, हम जो भी चीज खरीदते हम यूज करते हैं और कुछ समय के बाद अगर हम बेचते हैं
तो हम पहले ये सोचेंगे सर हमने अगर कोई चीज बेची तो या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। तो उसी प्रकार से जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट से इनकम कितना मिला वो रिकॉर्ड करो, इन्वेस्टमेंट बेचा वो रिकॉर्ड करो, और बेचने के बाद में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो रिकॉर्ड करो। तो ओवरऑल द स्टोरी ऑफ दैट, मोरल ऑफ द स्टोरी की ये चैप्टर थ्योरेटिकल वे में मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा, तो ये चैप्टर में हम लोग ने देखा कि हम देख रहे थे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल अकाउंटिंग, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्म, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी बैंकिंग कंपनीज। बट दिस इज आर द एग्जांपल्स। हमने इन्वेस्टमेंट क्या देखी, इन्वेस्टमेंट ये मेरे एसेट्स है और ये एसेट मुझे इनकम देगी। कौन से स्वरूप में देगी, इंटरेस्ट के स्वरूप में, डिविडेंड के स्वरूप में, रेंट के स्वरूप में और कोई अदर सोर्स के स्वरूप में। तो इन्वेस्टमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। मैंने कहा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमको 4 पॉइंट याद रखने होंगे, 4 से 5 पॉइंट याद रखने होंगे। इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, वेरी लॉजिकल टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल टर्म। चौथी बात अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन ऑफ होल्डिंग, या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, जो इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर हुई है दैट इज शॉर्ट टर्म, जो इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर हुई है दैट इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, हमने कौन से प्राइस में करेगा, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। जो प्राइस में खरीदा वो प्राइस और मार्केट प्राइस, आज के अनुसार मार्केट की प्राइस, इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू सबसे कम होगी। दूसरी बात बोली थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे वैल्यूएट करेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे ओनली द कॉस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो प्राइस में खरीदा वही प्राइस में रिकॉर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिर मैंने आपको यह बताया कि इन्वेस्टमेंट की जो क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कैसे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। या तो वो इन्वेस्टमेंट आपको फिक्स्ड इनकम देगी या तो वो इन्वेस्टमेंट आपको वेरिएबल इनकम देगी। फिक्स्ड इनकम देने वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में किया। और वेरिएबल में मिलने वाली इनकम कौन सी, जैसे कि इक्विटीज में अगर मैंने पैसा लगाया शेयर बाजार में, इक्विटी शेयर्स में, तो उससे मिलने वाली इनकम मेरे वेरिएबल इनकम है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग इनकम है। तो ये बात को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन, कॉस्ट में इंटरेस्ट का ना होना, दैट इज एक्स कहलाएगी। अब वो वाले एक्स नहीं है, एक्स है नहीं है, मैं क्या बोला, कॉस्ट में इंटरेस्ट का ना होना, एक्स इंटरेस्ट। कॉस्ट में इंटरेस्ट का होना, कम इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल लॉजिक। और हमको अकाउंटिंग कैसे करनी है S13 के अनुसार, हमको नंबर 1 क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा तो खरीदने की एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी इनकम रिसीव्ड होने वाली उसकी एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी एंट्री करो। और जब भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे तब हमको क्या कैलकुलेट करना है, या तो P कैलकुलेट करना है यानी प्रॉफिट, यानी कि L कैलकुलेट करना है यानी कि लॉस। और ये काम करेंगे हम कौन से मेथड के अनुसार करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30। तो मैंने आज इसको ओवरव्यू दे दिया है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते मेरी ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो मिस की है उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप अगर मेरा लेक्चर, पहला लेक्चर देखना चाहते हो तो वहां पर अवेलेबल है। और अगर आपको सच में लेक्चर मेरा आज का आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन दबाओ, गिव मी अ थम्स अप, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। गुड बाय टू ऑल।